Let's continue. Most IMP topic from examination point of view, liabilities of company auditor. Liabilities of company auditor. Most IMP answer from examination point of view. The liability of auditor can be classified as under number one, liability under common law, and number two, civil and criminal liability. What is liability under common law? So it is a liability for negligence toward client और थर्ड पार्टी. नेग्लिजेंस का मतलब गलती करना, इग्नोर करना, ध्यान न देना, या तो कोई इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ देना क्लाइंट की या तो थर्ड पार्टी को. एंड सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज ड्यू टू liability in respect of Company Act or in respect of Income Tax Act 1961. Let us understand all of the types of liability of a company auditor in detail. Number one, liability under common law. The client and third party can sue the auditor. Sue का मतलब केस करना. Sue the auditor for negligence discharge of his duty under common law. सीधी बात है, क्लाइंट भी ऑडिटर पे केस कर सकता है और थर्ड पार्टी भी ऑडिटर पे केस कर सकती अगर ऑडिटर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में नाकाम रहता है या कोई जगह वो चूक जाता है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्लियर? तो व्हाट कंस्टिट्यूट नेग्लिजेंस, देखो सबसे पहले क्लाइंट की बात करते हैं, सिविल लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस टुवर्ड्स क्लाइंट. उसके बाद देखेंगे एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी. व्हाट कंस्टिट्यूट नेग्लिजेंस, पहले नेग्लिजेंस तो समझे. द टर्म नेग्लिजेंस डिस्क्राइब द failure to exercise reasonable care and skill which is expected of the auditor while conducting an audit. सीधी बात है ना कि हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा, अगर ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसको रिजनेबल केयर और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ऑडिट को कंडक्ट करना है ताकि हर छोटी से छोटी चीज उसके अंदर कवर हो जाए. Such expectations stem from the importance of professional service rendered by an auditor to his client. सीधी बात है, ऑडिटर का काम ही होता है कि भाई एक एक चीज पे छोटी सी छोटी चीज के ऊपर ऑडिट करना. What consists reasonable scale depend upon the situation of each case. Generally speaking, he will be made liable for the act of omission and commission. अगर कोई एंट्री भूल जाता है, अगर कोई एंट्री की इफेक्ट नहीं देता, ऑडिट करने में छूट जाती है, तो कॉमन उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऑडिटर की रहेगी. Such failure detect defalcation relying upon a certificate as to valuation of stock given by the management when sufficient ground were there to arouse auditor suspicion, payment of dividend out of capital. सीधी बात, अगर वो छोटी छोटी चीज पे ध्यान नहीं देगा या तो उसने छोटी चीज को समझ के इग्नोर कर दिया ना, मैनेजमेंट ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसको उसने सही समझ के सही एज्यूम करके उसने जाने दिया न, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऑडिटर के ऊपर ही रहेगी. क्लियर? देखते लायबिलिटी फॉर डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, समझने की कोशिश करना. When negligence of auditor is proved, साबित हो जाता है कि यहाँ पे ऑडिटर ने ध्यान नहीं दिया है, then auditor has to pay damages to client as well as to the
थर्ड पार्टी, सीधी बात है, डैमेजेस को जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी फिर ऑडिटर की रहेगी, चाहे क्लाइंट को देना हो या चाहे थर्ड पार्टी को देना हो। नंबर टू, when auditor is proved to be negligent, साबित हो गया वो गलत है, but no loss sustained by client arising out of his negligence, then auditor is not liable। सीधी बात है, गलती हुई है मगर गलती से कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अब नुकसान नहीं हुआ है तो क्लाइंट उसके पास से कुछ क्लेम नहीं मांग सकता। किसके पास से नहीं मांग सकता? ऑडिटर के पास से। सिमिलरली, नंबर थ्री, if auditor fail to perform his job with reasonable care and skill, consequently his client suffer a loss due to negligible, he is liable। ही का मतलब यहाँ पे ऑडिटर है। Auditor is liable to make good to loss when action is taken against him by the company। यानी इन शॉर्ट सिंपल लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस फॉर क्लाइंट हो के कंपनी हो, एक ही चीज बताता है ये, अगर ऑडिटर के नेग्लिजेंस के वजह से या तो रिजनेबल केयर ना लेने के वजह से बिजनेस को कुछ लॉस होता है या क्लाइंट को कुछ लॉस होता है तो ऑडिटर वो लॉस की भरपाई करेगा। अगर ध्यान नहीं देने से, नेग्लिजेंस के वजह से कुछ गलती होती है बट नुकसान नहीं हुआ है तो वो संजोगों में ऑडिटर कोई लॉस की भरपाई नहीं करेगा। देखो लीगल केस की बात करते हैं नेग्लिजेंस के। केस नंबर वन, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी वर्सेस सियर हैसलुक एंड कंपनी 1904। ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है। द ऑडिटर फेल्ड टू वेरीफाई, एडिटर का काम है हर चीज को चेक करना, तो फेल टू वेरीफाई द अमाउंट ऑफ पेटी केस। पेटी केस का मतलब पेटा रोकड़ बेल, डिक्लेयर टू बी 796 इन द अकाउंट। उसने क्या वेरीफाई करे बिना बोल दिया कि भाई जो है वो बराबर है। द कंपनी सेक्रेटरी हैज मीट अप्रोप्रिएटेड दिस अमाउंट एंड ओनली £30 एग्जिस्टेड इन रियली। तो कंपनी के सेक्रेटरी ने क्या करा, मी से अप्रोप्रिएट कर लिया। उसने देखा कि ऑडिटर ने चेक करा नहीं है तो उसमें घोटाला कर सकते हैं। द ऑडिटर वे फाउंड गिल्टी ऑफ नेगलिजेंस। सीधी बात है ना कि ऑडिटर आज गलत है क्योंकि तेरे को बोला था तूने काम करा नहीं है। It was held that verification of asset in the balance sheet is important duty of auditor and accordingly the auditor should held for the damages sustained by the company by the reason of his very failure to verify the asset। सीधी बात है कि तूने गलती की है तो अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस आता है, जो नुकसान आता है उसकी भरपाई तू करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड केस, ए ई ग्रीन एंड कंपनी, सुधार लेना, ए ई ग्रीन एंड कंपनी वर्सेस द सेंट्रल एडवांस एंड डिस्काउंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल एडवांस एंड डिस्काउंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। द ऑडिटर, ये केस में क्या था, द ऑडिटर रिलाइड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी ने जो इंफॉर्मेशन दी ऑडिटर ने आंख बंद करके उसको समझ ली। एंड फेल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट, आ गया ना कि उसने ध्यान दिया ही नहीं। एंड सन्ड्री डेटर वेर ओवर वैल्यूड, जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि हमारे डेटा 10 लाख के थे, 4 लाख के, बोल दिए 10 लाख के, तो ऑडिटर ने भरोसा करके वेरीफाई नहीं करे 10 लाख दे दिए। द शेड्यूल इंक्लूड बेड डेप बिसाइड बेड डेप, यानी इसमें बहुत लंबा डेप्ट हो गया, बेड डेप भी बढ़ गई। द ऑडिटर रेज द मैटर विद मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑडिटर ने इसका विरोध भी करा बट डिड नॉट रिपोर्ट फॉर द डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। देखो ऑडिटर ने बोला गलत कर रहे हो, मगर कॉमन हमने डेफिनेशन, मैंने थियरी में पढ़ा था, अगर कंपनी में कुछ भी गलती होती है ऑडिटर को रिपोर्ट में देना पड़ेगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 days में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पढ़ा था ना। तो ऑडिटर ने देखा मगर उसका विरोध नहीं करा, तो यहाँ पे भी ऑडिटर नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार है। क्लियर? ये तुम्हारा हुआ लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस टूवर्ड क्लाइंट। अब देखते हैं सिविल लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस टूवर्ड
थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब थर्ड पार्टी का मतलब जैसे एग्जांपल बैंकर्स, सप्लायर्स, कस्टमर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, वो सब बिजनेस के रिलेटेड है, तो ये सब हमारी थर्ड पार्टी में आते हैं। तो देखो ये भी देखे क्या बोलते हैं, the liability of an auditor for negligence towards shareholder from his contractual relationship with them. द शेयर होल्डर अपॉइंट हिम, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ऑडिटर डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है वो शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में पढ़ा था। And auditor submit report to members only. Various interested parties such as creditor, banker, investor place reliance on auditor report to make important decision। वही चीज़ है कि जितने भी तुम्हारे बिजनेस से आउटसाइडर रिलेटेड है वो ऑडिटर का रिपोर्ट देते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। So his liability in case of fraudulent misrepresentation result in physical injury and financial damages to third parties well established। सीधी सी बात है कि अगर वो कुछ गलत कर देता है या कोई भी इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देता है तो उसकी गलती के वजह से इनडायरेक्टली उनको जो थर्ड पार्टी है उनको फिजिकल नुकसान प्रॉब्लम या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। However, the liability of auditor for negligent act or statement had been matter of controversy. This view taken by the court have differed from time to time। अब याद रखना नीचे जो 4 पॉइंट बता रहा हूँ डिटेल में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, खाली पॉइंट ही पढ़ना है। मगर आप डिटेल पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे समय चेंज होते रहे ऐसे ऐसे थर्ड पार्टी के ऊपर कोर्ट का डिसीजन अलग अलग है। तो देखो वापिस पढ़ता हूँ, द व्यू टेकन बाय द कोर्ट हैव डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इवेल्युएशन इज डिस्क्राइब्ड इन 4 फेज। नंबर 1, एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी बाय कोर्ट। नंबर 2, एक्सेप्टेंस का मतलब एक्सेप्ट करना। इरोजन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी, इरोजन का मतलब इग्नोर करना। नंबर 3, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमिटी, थोड़ी राहत दे देना। एंड प्रॉक्सिमिटी एंड रिजनेबलनेस, प्रॉक्सिमिटी एंड रिजनेबलनेस। ये चारों चार पॉइंट आपको पढ़ लेना, ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो क्या लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा पहला टॉपिक लायबिलिटी अंडर कॉमन लॉ कंप्लीटली कवर होता है। अब जाते हैं लायबिलिटी अंडर कंपनी एक्ट 2013 और लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये दो प्रकार के तुमको पढ़ना है, दोनों दो को हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर वन लायबिलिटी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन या तो मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। बराबर, लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस यानी प्रोस्पेक्टस के अंदर जब कंपनी अपने शेयर के लिए मार्केट में इश्यू करती है, प्रोस्पेक्टस शेयर इश्यू करने के लिए, इनवाइटिंग पब्लिक फॉर इश्यू ऑफ शेयर और सब्सक्राइब ऑफ शेयर, उसके लिए प्रोस्पेक्टस, तो उसके अंदर गलती करना, तो उसके बारे में क्या बोला जाता है सुनो। सेक्शन 35 ले डाउन द सिविल लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर मीन्स ओनर, डायरेक्टर एंड अदर पर्सन ऑथोराइजिंग द इश्यू। अदर पर्सन के अंदर ऑडिटर भी आ गया, ऑथोराइजिंग, क्योंकि ऑडिटर जब तक साइन नहीं करेगा वहां तक रिपोर्ट नहीं लिखेगा वहां तक आगे नहीं बढ़ेगा। Authorizing the issue of prospectus including auditor for misstatement in prospectus. The auditor shall be liable to indemnify the party against all damages, cost and expenses incurred by it because of reliance upon such untrue statement।
क्योंकि ऑडिटर ने अंदर लिखा हुआ है, उसने साइन करा हुआ है, तो लोग ऑडिटर पे भरोसा करके शेयर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। या तो अगर कुछ नुकसान हो जाता है, कोई खर्चा हो जाता है, तो ऑडिटर उसके लिए जिम्मेदार रहेगा और डैमेजेस ऑडिटर को पे करने पड़ेंगे। देखो नीचे कंडीशन क्या बताइए, दो कंडीशन दी है। नंबर 1, if auditor withdraws consent before the issue of prospectus and it is issued without the authority of consent, अगर ऑडिटर अपनी कंसेंट के पहले यानी इश्यू होने के पहले अपनी कंसेंट, अपनी इच्छा खींच लेता है कि भाई मैं इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कुछ इससे लेना देना नहीं है, तो वो संजोगों के अंदर ऑडिटर अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। समझ में आया क्या बोला है। एंड पॉइंट नंबर टू, द prospectus which was issued the prospectus which was issued विदाउट इज नॉलेज और कंसेंट। और कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया ने, ऑडिटर को पता ही नहीं है कि उसका नाम प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया है, एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ द इश्यू ही गिव पब्लिक नोटिस दैट इट वाज इश्यू विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, तो वो संजोगों में ऑडिटर अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। पहली चीज तो अपनी कंसेंट दूर करना। और पॉइंट नंबर टू, जब उसको कंपनी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध या तो उसको मालूम ही नहीं है कि भाई उसके नाम के बिना, उसको समझाए बिना, उसको पूछे बिना प्रोस्पेक्टस इश्यू कर लिया है, तो जैसे ही ऑडिटर को पता चलता है, ऑडिटर क्या करेगा, पब्लिक नोटिस देगा और अपनी इच्छा दर्शा देगा, तो वो लायबिलिटी से बच सकता है। ये पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, लायबिलिटी फॉर मिसफेशंस। इसका मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये हमेशा ये वर्ड इस्तेमाल होगा जब कंपनी लिक्विडेशन में होगी, यानी जब लिक्विडेशन का प्रोसेस होगा, धंधा बंद करना। मिसफेशंस इज ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तोड़ना, ब्रीच का मतलब तोड़ना, और ट्रस्ट। इट इज स्पेसिफिक रेमेडी अंडर द एक्ट एंड कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली व्हेन कंपनी इज बीइंग लिक्विडेटेड। मैंने पहले ही बता दिया कि ये कब इस्तेमाल होगा, जब कंपनी बंद हो रही होगी। Negligence provide proceeding under the common law, on the other hand, can be instituted against the auditor at any time। याद रखना, अगर गलती करता है तो कायदा बोलता है ऑडिटर के सामने नेग्लिजेंस का प्रोसीडन कोई भी समय हो सकता है। अंडर सेक्शन 340 ऑफ द एक्ट, द ऑडिटर हैज बीन हेल्ड लायबल फॉर मिसफेंस इन मेनी केसेस। सम लीगल डिसीजन यानी सम लीगल केस नीचे बताया। देखो मैं पहला केस पढ़ रहा हूँ, सेकंड केस आप लोगों को पढ़ लेना है। पहला केस मैं पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे द केस कौन सा था, द लंदन एंड जनरल बैंक। द बैंक हैज एडवांस लोन, बैंक ने लोन दी थी अगेंस्ट इनसफिशिएंट सिक्योरिटी। क्लियर, स्कैम पिक्चर देख लेना, पता चल जाएगा। इसी जैसा ही था कि सिक्योरिटी इश्यू करे बिना बैंक लोन दे देती थी। नो प्रोविजन फॉर बेड डेप वॉज क्रिएटेड अगेंस्ट लोन। अब सिक्योरिटी नहीं थी तो बेड डेप का प्रोविजन भी ज्यादा ही रहेगा। द प्रॉफिट एंड लॉस देयरफॉर डिड नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट। अब कॉमन ने प्रोविजन नहीं निकाला तो प्रॉफिट तुम्हारा ज्यादा ही बताएगा। द ऑडिटर पॉइंट आउट द फैक्ट टू द डायरेक्टर इन सेपरेट रिपोर्ट बट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट दिस इन हिज रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। ऑडिटर ने ये लोचे को पकड़ तो लिया, डायरेक्टर को इन्फॉर्म तो कर दिया, मगर मेन रोल्स क्या है कि उसको शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना है। उसने शेयर होल्डर को कोई रिपोर्ट में इन्फॉर्म नहीं करा। तो डायरेक्टर ने क्या करा, डिविडेंड शेयर होल्डर को खुश करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अच्छा बताने के लिए ऑडिटर ने, डायरेक्टरों ने क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अगर प्रॉफिट कम पड़ा तो उन्होंने कैपिटल से डिविडेंड दे दिया। अब यहाँ पे जो नुकसान हो उसके लिए जिम्मेदार कौन, डायरेक्टर नहीं, ऑडिटर। क्योंकि
क्योंकि ऑडिटर की जिम्मेदारी थी कि भाई तेरे को बताया गया था कि भाई तेरे को अगर कुछ भी लोचा लगता है तो अपने रिपोर्ट में शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर, शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर, तो ही पता चलेगा, वरना नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? सेकंड केस आप लोग पढ़ रही हो। सेकंड ये देखा वो सिविल लायबिलिटी था। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं भाई, ये पॉइंट तुम लोग सेकंड केस पढ़ लेना, किंगस्टन वाला। ओके, क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर कंपनी है। क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल का मतलब क्या होगा? पनिशमेंट। ऑफिसर इंक्लूड एनी डायरेक्टर, मैनेजर और की पर्सन और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर आर रिलेटेड टू दैट। कोई भी आगे ऑफिसर में, the auditor can be considered as the officer of the company for determining his liability under Section 24, Section 147, Section 217, Section 342 and Section 448। चारों चार सेक्शन हम डिटेल में देखते हैं, पांचों पांच। Some of the section under which he can be held criminal are mentioned below। क्रिमिनल का मतलब इसमें उसको कानूनी तौर पे सजा भी हो सकती है। क्लियर? तो सेक्शन 34 क्या बोलता है? तो सेक्शन 34 है मिस रिप्रेजेंटेशन या तो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कुछ गलती करना। If prospectus include any untrue statement, the auditor who signed at the time of issue of prospectus or who authorized the issue of prospectus can be sentenced to the imprisonment for term which may extend to 10 year, 10 साल या उससे ज्यादा की सजा, और फाइन या तो और पेनल्टी साथ में, या तो दोनों तो भी हो सकता है। We shall not be less than amount involved in fraud। जितने का फ्रॉड हुआ है उससे कम तो अमाउंट नहीं होगी। और विच में एक्सटेंड 3 times द अमाउंट, या तो कितनी बार कोर्ट पे डिपेंड है, 3 गुना। सपोज 30 करोड़ का लोचा कर रहा हुआ है, मी प्रोस्पेक्टस में 30 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो 90 करोड़ तक का पेनल्टी लग सकती है। The auditor can escape liability under this section if he prove। अगर वो कब बच सकता है? जब बता दिया कि this statement was immaterial, वो प्रूफ कर दे कि जो प्रोस्पेक्टस है वो इमटेरियल है, और उसके बाद ये रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट स्टेटमेंट वाज ट्रू, या तो ये बात साबित कर दे कि भाई उसने तो सही समझ के इसके ऊपर आगे काम करा था। अब जाता है सेक्शन 147। पेन लेके बैठना और लिखते जाना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि थोड़ा ब्लर हो चुका है। तो सेक्शन 147 क्या बोलता है? पेमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस बाय ऑडिटर विथ सेक्शन 139, 143, 144 एंड 145। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विथ ऑडिटर। पेनल्टी फॉर देखो ये एरिया, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस टू ऑडिटर विथ सेक्शन 139, 143, 144, 145। If an auditor of a company contravenes any of the provision relating to appointment of auditor, यार सेक्शन 139 तुमको मालूम है। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये भी हमको मालूम है कि ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट कैसा होना चाहिए, सेक्शन 143। कंप्लायंस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने पड़ेंगे, ये भी सेक्शन 143 है। रेंडरिंग प्रोहिबिटेड सर्विस, अमुक सर्विस प्रोहिबिटेड, वो सेक्शन 144 में आता है। एंड साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन 145 में आता है। याद रखना जो लिखा रहा वो। 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कंटेंट ऑफ रिपोर्ट एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 143, रेंडरिंग सर्विस प्रोहिबिटेड सर्विस 144 एंड साइनिंग रिपोर्ट 145। The auditor shall be punishable with a fine which is not less than 25,000 और which may extend to 5 लाख। 25,000 से ज्यादा 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है अगर ये 5 सेक्शन में कोई जगह वो गलती करता है तो। अब आगे पढ़ो कंडीशन।
If an auditor has contravened such provision willfully with the intention to cheat the company or shareholder or creditor or tax authority, यानी ये पांचों पांच सेक्शन के मुताबिक अगर ये तो गलती हो गई मगर ऑडिटर को मालूम है वो गलत है, वो क्वालिफाइड नहीं है, उसका रिपोर्ट में लोचा है, फिर भी वो जानबूझ के लूटने के मकसद से, चीट करने के मकसद से अपना रिपोर्ट देता है, देन ही शेल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। 1 साल की सजा भी हो सकती है, एंड फाइन नॉट लेस देन 1 लाख, अगर पेनल्टी 1 लाख से ज्यादा 25 लाख तक की हो सकती है। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं डैमेज के बारे में। तो सेक्शन 217, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव असिस्टेंट टू एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट to investigate the affair of the company. Clear. In case of refusal to produce document, auditor will be imprisonment or fine. बराबर। यानी कॉमन है डॉक्यूमेंट और एविडेंस अगर इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंपनी का, तो ऑडिटर को वो डॉक्यूमेंट और एविडेंस देने पड़ेंगे, वरना ऑडिटर को इम्प्रिजनमेंट जेल भी हो सकती है, पेनल्टी भी लग सकती है। सेक्शन 299 क्या बोलता है? पावर टू समन पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। अगर कोई इंसान सस्पेक्टेड है कि वो कुछ लोचे मार रहा है तो उसका भी देखना पड़ेगा। देखो देखते, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लिक्विडेशन द नेशनल कंपनी लॉ में समन बिफोर इट ऑडिटर इफ ही इज सस्पेक्टेड टू हैव पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी बुक और एनी पेपर ऑफ द कंपनी which is providing material information regarding to the company. If he fail to appear before the tribunal, he can be arrested. अगर कंपनी बंद होती है, अगर उसको मालूम है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में घोटाला है, कोई कागज प्रॉब्लम खोआ रही, काम के मगर डिस्क्लोज नहीं हो रहे, तो उसको किसी भी तरीके से डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, वरना वो अरेस्ट हो सकता है। सेक्शन 342, prosecution of officer and member of a company. Section 342 deal with prosecution of delinquent officer and member during the course of voluntary winding up. Compulsory winding up nahi, voluntary. It lay down the duty of liquidator and every officer and agent, including auditor, to give all possible assistance to prosecution. यानी सामने वाला जो लिक्विडेटर है या तो ऑफिसर, उसको सब कुछ हकीकत बतानी पड़ेगी। Again, in case of failure, the court can direct a person to comply with said requirement. Clear? And last one is section 448, penalty for false statement. अगर ऑडिटर कुछ गलत स्टेटमेंट दे देता है, चाहे वो सर्टिफिकेट के रिलेटेड हो, रिटर्न के बारे में हो, प्रोस्पेक्टस के बारे में हो, बैलेंस शीट के बारे में हो, डॉक्यूमेंट के बारे में हो, नोटिस के बारे में हो, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो गलत दे देता है, देन ही शेल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। यानी जो हमने आगे पढ़ा था 447 के मुताबिक जो उसको कायदा लगेगा उसके हिसाब से उसको जेल हो सकती है। यहाँ पे तुम्हारा ऑडिट यूनिट 1 कंप्लीटली कवर होता है।